हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में वन क्षेत्र रक्षक जो कि एग्ज़ाम दिनांक 19/12/2021 को संपन्न हुआ, उसका सॉल्यूशन, गणित का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, गणित में किस प्रकार के प्रश्न आए थे और सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है, उसका डिटेल सॉल्यूशन हम आज के वीडियो में पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेता हूँ। तो ये जो मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है, ये सेट सी है और जिस क्रम से क्वेश्चन आए थे उस क्रम से मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी थे, कुछ थोड़े से मॉडरेट थे, लेकिन टफ क्वेश्चन इसमें से एक भी नहीं था। तो जैसा क्रम है वैसे ही मैं सॉल्व करता हूँ। इस पेपर में आपको क्वेश्चन राइट हैंड साइड में नज़र आएंगे। क्या क्वेश्चन है? यदि 2 बराबर 2 = x + 1/1 + 1/1 + 1/4 ये आपको दिया गया है। x का मान निकालना है। ठीक है, देखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? x + 1/1 + 1/1 + 1/4 मतलब 4 एकम 4, इसको हर में 1 कर दो। 4 और 1 5/4 हो जाएगा ये। तो जब ये 5/4 हुआ तो ये 4 कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर, मतलब कि 4/5। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 और 4 9/5 हो जाएगा। ये 9/5 कहने का मतलब फिर से वही काम, 5 आ गया अंश में, यहाँ था 2, हमको निकालना है x का मान। तो 2 - 5/9 बराबर x, 9 दूनी 18 में से 5 गया 13/9। x का मान क्या आ गया? 13/9, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 105 है। 106 क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। दो संख्याओं का मौसा 6 है, मतलब कि पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या क्या हो जाएगी? 6x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 6y हो जाएगी। तो इनका लासा जो कभी नहीं हो सकता, इनका एलसीएम क्या निकल जाएगा? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या निकल जाएगा? 6xy। तो 6xy क्या नहीं हो सकता? तो ऑप्शन में देखो, 24 तो हो सकता है। कैसे? 6 चौके 24, कट गया मतलब एलसीएम हो सकता है। दूसरा देखते हैं ऑप्शन 36 भी कट जाएगा, 6 चौके 36 कट जाएगा। ठीक है ना। 50 तीसरा ऑप्शन, तो क्या 6 से 50 कट जाएगा? क्या नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी 50 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 14 है, तो उसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखिए, कभी भी ऐसी सम संख्याओं का औसत वाला, मैंने एवरेज के चैप्टर में, औसत वाले चैप्टर में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ाया है। अगर आपको बड़ी संख्या पूछी जाती है या छोटी संख्या पूछी जाती है तो उसका फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला नहीं, मतलब कि उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? तो बड़ी संख्या मतलब कि एवरेज प्लस n-1, छोटी संख्या, ये बताया हुआ, क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है ये। छोटी संख्या एवरेज माइनस n-1। एवरेज कितना दिया यहाँ पे? 14। इसका मतलब 14 प्लस n बराबर क्या है? 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, तो 5 - 1। ठीक है ना। छोटी संख्या देख लेते हैं, 14 - 5 - 1, तो ये कितना हो जाएगा? 14 और 4 18, ये कितना हो जाएगा? 14 में से 4 गए 10। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोनों का क्या पूछा है हमसे पूछा है अंतर। तो 18 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा? 8। 18 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा? 8। और यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है। तो ये क्या है? औसत की क्लास में मैंने ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। इसीलिए मैंने कल के वीडियो में बताया भी था, अभी हमारे ऐप में क्रिसमस ऑफ़र चल रहा है। आपको क्या करना है? ऐप में जाना है और क्रिसमस एक कूपन मिलेगा आपको। सभी कोर्सेस में 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। जे संपरीक्षक, सहायक संपरीक्षक की जो टेस्ट सीरीज़ है आपको 149 से कम होकर के 112 रुपये के आसपास अवेलेबल हो जाएगी। तो इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस कीजिए और जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसा नहीं कि टेस्ट देने के बाद आपका काम संपन्न हो गया, टेस्ट देने के बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे, डिटेल में सॉल्यूशन पूरा दिया गया है। ठीक है। तो बिल्कुल इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि चाल 4 सही 1/3 मीटर पर सेकंड, मतलब कि चाल क्या दिया गया है? चाल दिया गया है 4 सही 1/3 मीटर पर सेकंड। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 3 चौके 12 और 13/3 मीटर पर सेकंड।
को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाए, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में गुणा कर, क्या किससे गुणा करते हैं, तो 18/5 से गुणा करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। सिंपल सा क्वेश्चन, 3 छक्के 18, 13 छक्के 78/5, तो 78/5 मतलब क्या हो जाता है, ये देख लो, 5 एकम 5, ये हो गया 2, ये 8, 5 पंचे 25, मतलब 3 बचा, तो 15 सही 3/5, ठीक है ना, 15 5 75, ठीक है, 15 सही 3/5, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन थे तो बहुत ज़्यादा सिंपल थे, लेकिन अभी आने वाले टाइम पे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे जहाँ थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ता, दिमाग लगाना पड़ता, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा, तो ए की चाल कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा उनसे अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। हमने क्या पढ़ा है चाल समय व दूरी चैप्टर में, केवल और केवल इससे पूरे क्या लगभग हर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय। हमको बोला गया है कि ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है, तो हम क्या करते हैं, समय पे बात करते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो हम निकालते हैं कि ए कितना समय लगता है, ए के द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ मैं चलिए इसको भी लिख देता हूँ, वैसे पेपर में इतना लिखते नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ सॉल्यूशन, सिर्फ आंसर की ए आएगा बी आएगा सी आएगा ये नहीं बता रहा। तो इसमें मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। ए के द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, ए के द्वारा लिया गया समय दूरी बटे चाल। कितनी दूरी दी गई है क्वेश्चन में, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ठीक है। चाल अभी हमको क्या पता है क्या नहीं, वो तो हमको निकालना है। ए की चाल बताइए, ए की चाल में मान लेता हूँ, चाल को बोलते हैं स्पीड, मतलब एस। तो बी की चाल भी आएगी, तो मैं इसको S1 बता देता हूँ, ठीक है, या SA कर देता हूँ, S1 कर देता हूँ, चलो ए की चाल, ठीक है। तो ए के द्वारा लिया गया समय, देखो दूरी बटे चाल समय है, तो ये क्या है, टोटल ए के द्वारा लिया गया समय है। क्लियर है, एकदम ज़्यादा बेसिक से पूरा आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बी के द्वारा लिया गया समय। और ऐसा मत सोचिएगा कि इस क्वेश्चन को इतना सारा सॉल्व करने का टाइम लगेगा पेपर में, नहीं, वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ करके। ए के द्वारा लिया गया समय, एक एक चीज़ लिख रहा हूँ ये सब। बी के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो 30 बटे बी की चाल मान लो, मैं S2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ए के द्वारा लिया गया समय बी के द्वारा लिया गया समय से मतलब कितना समय लेता है, 2 घंटे अधिक लेता है, 2 घंटे अधिक लेता है। इतने जितना भी समय लिया है इसने 2 घंटे अधिक लिया, तो ये अपना इक्वेशन बनेगा एक। क्लियर है, ए ने इतने घंटे में मतलब इतना समय लिया है, बी ने जितना समय लिया है उससे 2 घंटे अधिक, इसमें 2 जोड़ूंगा तब जाकर के ए का समय निकलेगा। पहला इक्वेशन हो गया। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे, तो ए क्या कर दे, अपनी चाल को दुगनी कर दे। S1 क्या हो जाएगा, 2S1 कर दे, दुगना हो जाएगा, S1 का दुगना 2S1, ठीक है। तो क्या होता है, इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। बी के द्वारा लिया गया समय उससे 1 घंटा कम लेगा, मतलब ये जितना भी समय ले रहा है उससे 1 घंटा कम लेगा, तो माइनस, ठीक है। ए की चाल कितनी है, S1 निकाल लो, बस यही इतना ही था इस क्वेश्चन में। अब क्या है, कुछ नहीं है, क्या करते हैं, हमको ए की चाल निकालना है। मैं इस इक्वेशन में क्या करता हूँ, इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूंगा, तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा क्या होगा। लिख ही लेता हूँ चलो, वरना यहाँ कटता हुआ वैसे साफ साफ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी और डिटेल में मैंने बताया देना है मुझे। तो 30/S1 माइनस 30/2S1 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से घट गया, राइट हैंड साइड से घट जाएगा। 30/S2 प्लस 2 माइनस 30/S2 माइनस 1 ये हो जाएगा। चलो 30/S2 प्लस 2 माइनस 30/S2 प्लस 1 ये पूरा कट गया। 2 और 1 क्या आया, 3 आया। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये यहाँ कितना बचा है, 3 बचा है। यहाँ पे क्या 30/S1 में कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 30/S1 1 में से आधा, 1 में से आधा गायब कर दो तो 1/2 बचेगा, ठीक है। 3 से गया ये 10 बार, नहीं 2 से गया ये 15 बार। अब S1 को इधर ले जा लो और 3 आ जाएगा नीचे, 3 पंचे 15। S1 बराबर क्या आ गया, 5,
ठीक है। S1 बराबर 5 किलोमीटर पर आवर, और S1 ही क्या है, एक ही चाल है। S1 ही क्या है, एक ही चाल है, और वही तो हमारा आंसर है। बस यही हमारा आंसर है। क्या है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आपको सॉल्व करना है। वैसे इस मेथड तक, यहाँ तक भी लंबा जाने की जरूरत नहीं थी, मैं यही कर सकता था, ऐसा दोनों को माइनस करता इस प्रकार से, ये हमको कटता हुआ नजर आता, फिर इसको एक बार लेफ्ट हैंड साइड में लिख करके इसको अगर माइनस करता हूँ तो ये प्लस हो जाता फिर, ठीक है ना, 2 और 1 3 हो जाता, वही हुआ। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। तरीका बहुत ज़बरदस्त है। आगे देखते हैं। तो क्या है, बेसिक अगर स्ट्रांग होगा तो बिल्कुल आपसे हर क्वेश्चन बनेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। देखो कितनी है गति, 1386 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल में ये बोल सकता हूँ कि 1 घंटे में कितनी दूरी, 1386 किलोमीटर, यही होगा। 1 घंटे में 1300 कितना, 86 है ना, हाँ 1386। 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट में 1386 किलोमीटर, ठीक है। हमारा आंसर वैसे किसमें, ऑप्शन किसमें दिया है, मीटर में दिया ना, किलोमीटर को भी चेंज कर दो। 1386 गुणित 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये हो गया 1000 मीटर, ठीक है ना, मीटर में कन्वर्ट हो गया। हमको यहाँ 1 सेकंड में पूछा गया है, तो यहाँ 60 मिनट मतलब कि 1 मिनट में फिर से 60 सेकंड, ये हो गया। बस 1 सेकंड की दूरी निकालना है तो निकाल लो, बस कैलकुलेट बस करना है। 1 सेकंड में कितनी दूरी, तो 1386 गुणित 1000 डिवाइड बाय 60 गुणित 60, 20202020, ठीक है ना। यहाँ से 3 देखो, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 6 से विभाज्यता चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, अंक को देख लो, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी कटेगा, तो 6 से काटो सीधे, 6 दूनी 12, 1 6 3 18, 1 6 एकम 6, ठीक है। अब यहाँ से 3 2 4, 2 से नहीं कटेगा, मतलब कि ये क्या करना पड़ेगा मुझे, इसे 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। अब ये कटेगा, 3 7 21, 2 3 7 21, 77 गुणित 5, तो ये 7 5 35 का 5, असल है 3 7 35 3 38, 3 8 5 क्या मीटर, 385 मीटर, ऑप्शन बी आंसर। सॉल्यूशन सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ करने का था नहीं, बस यूनिट कन्वर्जन क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी 385 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार। वैसे कई बार इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और यही क्वेश्चन कई बार आया है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। इनमें से किससे विभाज्य है, तो विभाज्यता चेक करते हैं। सब में क्या कॉमन है, देखिए सब में क्या कॉमन है, 4 की घात 61 सब में नजर आ रहा है, इसको कॉमन निकाल लो। 4 की घात 61 नजर आ रहा है, तो यहाँ पूरा पूरा निकल गया तो 1 बचेगा। 62 में से 61 निकल गया, इसका मतलब केवल और केवल 4 बस बच जाएगा, 4 की पावर 1 यही बचेगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ 4 की घात 2 बचेगा। अब 61 निकल गया, 64 मतलब कि 4 की घात यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। 4 की घात 61 ये हो जाएगा 1 और 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 चौके 64, इसका मतलब 4 की घात 61, 4 और 1 5 है, 16 5 21, 21 और 64 85। अब ये किससे विभाज्यता है देखते हैं, ऑप्शन देखना पड़ेगा यहाँ पे। 3 से विभाज्य है कि 10 से विभाज्य कि 11 से है कि 13 से। पहले 4 की घात 61 को भी तो सॉल्व करो। 4 की घात कभी भी क्या हो जाती है, विषम हो जाती है, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है। 4 की घात कभी भी विषम हो गई तो इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक 4 ही रहेगा, ठीक है। 4 की घात अगर विषम हो गई तो इकाई अंक 4 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 85 है। अच्छा इन दोनों को अगर मैं आप यहाँ कोई भी अंक हो सकता है ना, आगे 4 की घात 61 में बहुत बड़ा संख्या है, तो ये तो कोई भी अंक होगा, हमको इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ पर देखो इकाई अंक क्या है 5 है, यहाँ इकाई अंक क्या है 4 है, 5 चौके 20 और डिवाइड करने के लिए 20 किससे डिवाइड हो सकता है यहाँ पे, तो केवल और केवल 10 से डिवाइड हो सकता है, हो जाएगा 10 से डिवाइड हो जाएगा। इकाई अंक में मुझे 0 नज़र आ रहा है, आप ये बोलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इकाई में मुझे 0 नज़र आएगा, और अगर इकाई अंक 0 है तो दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उसको काट देगा, तो ऑप्शन बी 10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आंसर। बस हो गया सॉल्यूशन। आगे देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये।
रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत की हानि हुई? देखते हैं। 20% की वृद्धि कर दी गई। अब देखो यही वाली बात, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी काम आती है? 20% की वृद्धि मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया? 1 बढ़कर के 6 हो गया। पहले उसका वेतन 5 था, अब हो गया 6। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर, अब इसको 20% कम करना है। 20% कम करना है, इसका मतलब क्या है? कम करना है मतलब 5 से 4 कर देना है। ठीक है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 5 से 4 कर दिया तो 4/5 गुना कर देना है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो पहले उसका वेतन, अभी बढ़ा हुआ वेतन 6 है, तो 6 में क्या करूँगा मैं? 4/5 कर दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्या है ये? 6 है, इसका मुझे कितना गुना लेना है? तो 4/5 लेना है। कैसे लिया मैंने? कम हुआ ना, हानि हुई। मतलब कि जब 1/5 था तो 5 से 4 हो गया। इसका मतलब किसी भी संख्या को क्या करना है? मुझे कम करना है। कम करना है मतलब 1/5 से 5 और 1 का डिफरेंस लूंगा तो 4 आएगा, तो 4/5 से गुणा करूंगा। अब फाइनल मुझे ये मिला है। अब रमेश को कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो ये हो जाएगा आपका 20/6 × 24/5। सबसे पहले उसका वेतन था 5, अब उसके बाद 20% की वृद्धि, अब बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी, ये होने के बाद उसके पास क्या बचा? 24/5। इसका अंतर ले लो, वही हानि है। 5 से 24/5 हो गया। 5 से 24/5 हो गया, इसका मतलब कितना कम हो गया? कितना कम हो गया? इसका मतलब दोनों का अंतर निकाल के देख लो कितना कम हो गया। तो ये हो जाएगा 25/24, मतलब कि ये हो जाएगा 25 - 24/5, मतलब कि 1/5 कम हो गया। 1/5 कम हो गया किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? प्रीवियस वैल्यू 5 के रिस्पेक्ट में, ऐसे गुणित 100। ठीक है ना? तो इसको सीधे क्या करूँगा मैं? 1/5 × 5 × 100, मतलब ये हो जाएगा आपका 1/25 × 100, 25 चौके, तो 4% की क्या हुई है? हानि हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था एक मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको और दूसरा मेथड हो सकता है क्या? तो देखते हैं। देखिए दूसरा मेथड, देखिए क्या है दूसरा मेथड। देखो 20% की वृद्धि कर दी गई। पहले 100 रुपये था, अब 120 हो गया। ठीक है, अब बढ़े हुए वेतन को 20% कम कर दो, मतलब इसका 80% कर दो। तो 120 का अब 80% बच कर दो। ये क्या हो जाएगा? 12×8 = 96। पहले कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 96 हो गया। तो कितने की कमी हो गई? 4 की कमी हो गई। प्रीवियस वैल्यू क्या है? 100 है, परसेंट निकालना है, 100 से गुणा कर दो, 4% की हानि। ठीक है, तो जैसा आपको जो मेथड इजी लगे उसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं, चाहे फ्रैक्शन वाला या ये वाला, जैसा भी आपको इजी लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तीन एक्स बराबर 4y, हमको बताना है 8y/x - 1, ये बताना है। तो y/x यहाँ से निकल जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है y/x? अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ये 3/4 और ये y/x, 3/4 यहाँ रख दो, 3/4 - 1, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 - 1 = 5। ऑप्शन बी। ठीक है ना? कुछ था ही नहीं इसमें बताने लायक, और कितना एक्सप्लेन करेंगे इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 5 इसका आंसर हो जाएगा। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 2x + y = 4, 2x + y = 4, kx + 3y = 15 है का कोई हल नहीं है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण मैंने पढ़ाया था। बहुत लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में दिखता है, कई बार नहीं आता, लेकिन एक वीडियो मैंने इसमें अपलोड किया हुआ है। अगर उस वीडियो को पूरा देख लेंगे, ऐप में अवेलेबल है, तो आपको इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आराम से बन जाएगा। तो क्या होती कंडीशन? पहले तो कंडीशन पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। क्या होती है कंडीशन? कि आपका अगर कोई हल नहीं है, मतलब a1/a2 = b1/b2 b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो मुझे 2 चीज़ यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर a1 = 2 है, a2 = k है, तो 2/k हो गया बराबर b1/b2, मतलब कि 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से k यहाँ चला जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण बिल्कुल पढ़ ही लेना चाहिए।
एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, सभी को पता है पेपर में। अगला क्वेश्चन, एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। यदि अंश में 3 जोड़ा जाता है तथा हर में 4 घटाया जाता है तो 2 प्राप्त होता है। तो भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। तो मान लेते हैं एक नॉर्मल x अंश है, ये y है, तो क्या है, भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। अंश कितना है, x है, तो हर कितना हो जाएगा, अंश से 2 अधिक, मतलब कि x + 2। ठीक है, यदि अंश में 3 जोड़ा जाए, अंश में 3 जोड़ा जाए तथा हर में 4 घटाया जाए, हर में मैं y लिखूंगा, y की जगह x + 2 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है, और इसमें 4 घटाया जाए, 4 घटा दिया जाए, तो क्या होता है, हमें 2 प्राप्त होता है। तो हमें 2 प्राप्त होता है, बस हो गया सॉल्व। मैंने यहाँ पर क्या किया है, y का मान x पर धन 2 कर दिया है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका x धन 3 x - 2 बराबर 2। तो ये हो जाएगा x + 3 2x - 4 गुणा कर दिया मैंने इधर, तो 2x - x यहाँ चले जाएगा और +3 और यहाँ जाएगा +4, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा x। तो x बराबर 7, ऑप्शन नंबर देख लो। अच्छा, तो हमें क्या भिन्न बताना है, तो x बराबर 7 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, मतलब हर क्या हो जाएगा, 7 और 2 9, 7/9, जो कि ऑप्शन है आपका ए। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें केवल अंश नहीं पूछा था, भिन्न पूछा था। 7/9 करेक्ट आंसर। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 अधिक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ए बी तथा सी की औसत आयु 20 है। ए तथा बी तथा सी की औसत आयु 20 है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, ये तीनों की आयु का योग क्या हो जाएगा, तो 60 वर्ष हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 है, तो ए तथा बी की औसत आयु अगर 19 है तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी की आयु का योग 19 दूनी 38 है। ठीक है, तो सी की आयु ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ए और बी कितना है, 38 है, तो 38 + सी बराबर 60। इसका मतलब सी का मान निकालूंगा तो 60 - 38 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और 10 22 वर्ष। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है सी। ठीक है ना, आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। एक बस की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस द्वारा 6 सेकंड में तय की गई दूरी। सिंपल, एक बस की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। 84 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में 84 किलोमीटर तय करती है। इसका मतलब 60 मिनट में, हमारा आंसर किस में, मीटर में है ना, 60 मिनट में 84 किलोमीटर को चेंज करूंगा तो मीटर में 1000 मीटर, 84 × 1000 मीटर तय करती है 60 मिनट में। तो मैं क्या करता हूँ, 60 मिनट को फिर से चेंज करूँ सेकंड, 60 सेकंड। ठीक है ना, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 84 × 1000 ये मीटर। हमें क्या पूछना है, क्या बताना है, 6 सेकंड में तय की गई दूरी। तो यहाँ 6 सेकंड बस रोक देना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 6 × 10। ठीक है, तो 6 सेकंड को बोलो तुम यहाँ रुको और बाकी को ला लो नीचे। तो 84 × 1000 डिवाइड बाय 10 × 60, 10 × 60, बस यही दूरी आएगी। मीटर में हमारा आंसर आएगा 0000। 6 एकम 6, 2 6 चौके 24, 140 मीटर। इतना चलेगा वो 6 सेकंड में। बस द्वारा चली गई दूरी 6 सेकंड में 140 मीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा 140 मीटर आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइन पर एक ही दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 54 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई ज्ञात कीजिए। समान लंबाई है तो मान लेते हैं पहली रेलगाड़ी की लंबाई x है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी x है। ठीक है, हमको पता है दूरी बराबर या फिर चाल बराबर, चलो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब विपरीत दिशा में गतिमान हो या समान दिशा में गतिमान हो, दूरी सदैव जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर ट्रेन की जो लंबाई है वही दूरी है, तो दोनों की लंबाई को मैं जोड़ दूंगा, x + x हो जाएगा। ठीक है, समय कितना लग रहा है, 54 सेकंड में पार करती है, ये याद रखिए सेकंड है। ठीक है, चाल कितनी है, तो सबसे पहली बात तो क्या लिखी गई है, 2 रेलगाड़ियाँ समांतर लाइन में एक ही दिशा में गतिमान है।
एक ही दिशा में गतिमान होती है, दो रेलगाड़ियाँ या फिर दो वस्तुएं, कोई भी गतिमान वस्तुएं हो जाए तो क्या होती है, चालें घट जाती है। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 42 में से 22 को घटा दो, तो 42 में से 22 को घटा दूंगा और ये जो है क्या है, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो ये होगा आपका 20 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 20 किलोमीटर पर आवर और ये 54 सेकंड। आंसर हमारा किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, तो मैं किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दूंगा मीटर प्रति सेकंड में, मतलब कि 5/18 और ये हो जाएगा x और x 2x और ये हो जाएगा आपका 54 का 54, ठीक है। अब देखो बस x की मान निकाल दो, वही आपका आंसर है, सिंपल सा 54 2x को भी नीचे ला लो, 2 को नीचे ला लो यहाँ पर। अब देखो 18 तिया 54, 2 धाम 20, 5 तिया 15, 15 धाम 50, 150। x बराबर 150 मीटर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार सिंपल सा सॉल्यूशन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2.866 प्लस 2.134, फिर ये है 2.866 माइनस 2.134 डिवाइड बाय 0.732। अब इसमें कोई प्रमेय लगाने से बढ़िया इतना छोटा सा अंक है, सॉल्व कर ही सकते हैं अपन। चलो इसको जोड़ दो, 6 4 10 का 0 हंसिलाई 1, 6 और 1 7 और 3 10 का 0 हंसिलाई 1, 9 और 1 10 0 हंसिलाई 1, 2 और 2 4 और 1 5, मतलब केवल यहाँ 5.00, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं, केवल 5 बच रहा है। इनटू घटा दो इसमें, तो 6 में 4 गया 2, 6 में 3 गया 3, 8 में 1 गया 7 और 2 में 2 गया 0, और नीचे भी हमें बस यही अंक नज़र आ रहा है, वेट कर रहा है काटने का, 5 नज़र आ गया। आंसर ऑप्शन क्या है, सी, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम ज़रा सिंपल था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा सिंपल है, 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.1 इंटू 0.1, 8 8 64 8 512, ठीक है। या फिर इसको एक देखो, कभी भी ऐसा रहता है तो इसको डिवाइड बाय 10 कर दो। दशमलव लगाने में कभी गड़बड़ी ऐसे होती है तो डिवाइड बाय 10 कर दो। ये 1/1 2 और ये 3 बार आएगा, तो ये 512/3 0 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 1 ये आ जाएगा आपका 3 0, तो 512 और 1 513, ये आएगा आपका 3 0, मतलब कि 0.513 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.513 ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में, देखो 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में, 40% एल्कोहल का लीटर कितना है टोटल, 5 लीटर विलियन। इस 5 लीटर में 40% एल्कोहल है, ठीक है। अब 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा प्रतिशत कितनी होगी। देखो 40% एल्कोहल है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 60% कोई और चीज़ है, तो मैं पानी मान लेता हूँ। यहाँ कुछ दिया तो नहीं है, पानी कुछ दिया, हाँ पानी, ठीक है। 40% एल्कोहल है तो 60% पानी है। टोटल कितना है 5 लीटर। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 लीटर का 40% एल्कोहल है, कितना हो जाएगा 5 लीटर का 40%, 5 लीटर का 40%, 40% कहने का मतलब 2/5 होता है, 5 से 5 गिर गया, मतलब कि 2 लीटर एल्कोहल है, ठीक है। 60% पानी है तो 5 का 60% मतलब कि 3/5, मतलब कि 3 लीटर पानी है। क्लियर है। अब क्या बोला है कि 1 लीटर पानी में डालने पर विलियन में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी। पहले कितना लीटर था, टोटल 5 लीटर था, ठीक है। 1 लीटर पानी मैंने मिला दिया, 1 लीटर पानी मैंने मिला दिया तो टोटल कितना हो गया विलियन, 6 लीटर का विलियन हो गया, ठीक है। अब उसमें 2 लीटर अल्कोहल है, टोटल 6 लीटर विलियन में, 2 लीटर अल्कोहल 6 लीटर विलियन में, देख लो कितनी प्रतिशत मात्रा है।
1/3 मतलब कि 1/3 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इस प्रकार से आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 250 केले बेचने पर 50 केले का फायदा होता है। तो ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। हम इसको थोड़ा सा रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लो एक केला 1 रुपए का है, हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी। तो 250 केले कितने रुपए के आए होंगे? 250 रुपए के आए होंगे। 50 केले मतलब कितने का फायदा हो रहा है? 50 रुपए का फायदा हो रहा है। क्लियर है? हमें बताना है लाभ प्रतिशत। देखो लाभ प्रतिशत एक्चुअल में होता क्या है, यही होता है लाभ प्रतिशत कि जो हमारा क्रय मूल्य था उसी में हम कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 50 रुपए का हो रहा है, मतलब 50 का हो रहा है। हमको पता है सीपी, सीपी एक्चुअल में क्या है अगर मैं बोलूँ है, कोई भी चीज़ सामान खरीदा मान लो 100 रुपये का, उसमें उसने 20 रुपये का प्रॉफिट लिया, इसका मतलब बेचा कितने में? तो टोटल 120 रुपये में बेचा। इसका मतलब अगर सीपी निकालना चाहता हूँ, इसको इस प्रकार से अगर सीपी निकालना चाहता हूँ तो क्या बोल सकता हूँ मैं? एसपी माइनस पी, ये होता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ? एसपी माइनस पी कर देता हूँ इंटू 100। अब ये 50/SP 250 रुपये में बेचा है। विक्रय मूल्य क्या है? 250 रुपये। टोटल 250 केले थे, 1 रुपये मैंने मान लिया हमारे सहूलियत के लिए, तो 250 रुपये में बेचा और उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 50 केले का। मतलब कि यहाँ रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे हम तो 50 रुपये का हुआ। बस इसे सॉल्व कर लो। 50 बटे क्या हो जाएगा? 200। यहाँ पे 50 बटे क्या हो जाएगा? 200। 250 में से 50 गया तो, और ये 100। 0 0 0 0, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 पंचे 25। तो आपका ऑप्शन क्या है? 25% का ये आपका लाभ प्रतिशत। ऑप्शन नंबर डी इसका सॉल्यूशन है, आंसर है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या दोनों को 100% बढ़ा दिया जाए। 100% बढ़ा देना किसी भी चीज़ को मतलब कि डबल कर देना होता है। बात समझ में आई? अगर मेरे पास 10 रुपये है, मैंने उसको 100% बढ़ा दिया, तो 10% का 100% कितना होगा? 10 ही रुपये और होगा। तो बढ़ा दिया मतलब जोड़ दिया। अब कितना हो गया मेरे पास? 20 रुपये हो गया। पहले कितना था? 10, अब कितना हो गया? 20। कितना हो गया? जस्ट डबल। ये बस मैंने समझाने के लिए बताया, बहुत सिंपल सा। इसका मतलब 100% बढ़ा देना, तो इसका मतलब क्या होता है? डबल कर देना। तो आधार की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोनों को 100% बढ़ा दिया जाए तो शंकु का आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा? शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई का तो कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है। आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच इसका मतलब क्या है? आर एक रो बनेगा आर का त्रिज्या का, दूसरा रो बनेगा आर का त्रिज्या का, तीसरा रो बनेगा एच का। और ये जो मैं बोल रहा हूँ रो बनेगा, जिन्होंने मेरी क्लास देखी है उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, अब ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोनों को ही 100% बढ़ा दिया, मतलब सबको 1 से 2 कर दिया, 1 से डबल कर दिया, 1 से डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया। तो बताना है इसके आयतन में कितना बढ़ेगा, वृद्धि होगी क्या, कितना गुना बढ़ जाएगा। यहाँ आपस में सबको गुणा कर दूंगा, ये आएगा 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 से 8 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया सॉल्यूशन। मज़ा आ गया तो बताना कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए आगे। 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है? डिफरेंस होता है कितना? P, और ये R/100 इस टोटल का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1000 रुपये है, मतलब कि P बराबर 1000 है। R कितना है? 5%, 5/100, और इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो डिफरेंस निकल जाएगा। डिफरेंस ही पूछा है हमसे। ठीक है, कैसे करेंगे? 1000 और ये इसको काटना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ से हमको इजी हो जाएगा। ये 5 गुणित 5 कर दो, 100 गुणित 100 हो जाएगा। 0 0 0 0 1 0 1 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2.5। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा इसमें? अच्छा, 2.50 रुपये ऑप्शन दिया है। हाँ, 2.5 का मतलब क्या होता है? 2 रुपये 50 पैसे, या तो ये बोल सकते हैं 2.50 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो
नेक्स्ट, और कितने क्वेश्चन हैं? हाँ, एक आपको चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज मान लो, ऐसे बना लो। एंगल ए बराबर, अच्छा, इस चतुर्भुज यहाँ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली क्या है, एंगल ए बराबर कितना है, एंगल 1/2 एंगल बी, एंगल बी बराबर एंगल सी प्लस 12, एंगल सी बराबर 2 एंगल डी, और एंगल डी बराबर नहीं दिया यहाँ पे एंगल डी। तो हमें बताना है एंगल ए प्लस एंगल डी के बारे में कि इसका मान क्या है, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एंगल ए प्लस एंगल डी निकालना है। देखो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो मैं क्या करूँगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी लिखूँगा, कितना, 360 अंश। अब ध्यान से देखिए, मुझे ए प्लस डी चाहिए, तो मैं बी और सी को ए प्लस डी के फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा। कैसे करूँगा, देखिए, ए को तो ए ही रहने दो, बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर 1/2 बी, इसका मतलब 2 अगर मैंने ऊपर ले गया, ठीक है, तो एंगल बी बराबर क्या मिल गया मुझे, 2 एंगल ए, 2 कोण ए, ऐसे। एंगल सी को मैं बोल सकता हूँ कि क्या है, 2 एंगल डी, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है, 2 एंगल डी, डी में कन्वर्ट कर दिया मैंने, और ये हो गया एंगल डी। एंगल ए प्लस 2 एंगल ए मतलब कि 3 एंगल ए, 2 और 1 3, 3 कोण डी बराबर 360, 3 कॉमन निकालो, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 360, सीधे यहीं से काटो या फिर 3 को यहाँ से निकाल के इधर ला लो नीचे, 120। तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 120, ऑप्शन नंबर डी सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट सीरीज जितना देंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, टेस्ट सीरीज दीजिए, 149 की टेस्ट सीरीज 112 मिल रही है, सभी के सभी कोर्सेस आपको 25% कम में मिल रहे हैं। 25 तारीख तक रात के 12 बजे तक ऑफर है वैलिड। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये आपका चित्र वाला क्वेश्चन है, जिसमें संलग्न चित्र में 3 वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ए बी सी है। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से, 3 सर्कल, मतलब ये ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये ए बी और ये सी एक दूसरे को पी क्यू आर पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो ये क्यू दिया है आपका, ये वाला पॉइंट, ये दिया है आपका आर, और पी कहाँ दिया है, ये आपका पी दिया है इधर, ठीक है, ये वाला पॉइंट है पी। ए बी बराबर 5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 5 है, ये कितना है, 5 है। और ए सी कितना है, तो 6 है, ए सी मतलब ये 6 है, और ये सी बी मतलब बी सी कितना है, तो 7 है। आपको बताना है केंद्र ए वाले वृत्त की त्रिज्या। हम सभी जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। अगर मैं ए पी की बात करूं या फिर ए आर की बात करूं, दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, ए पी इसको मैंने एक्स मान लेता हूं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बिल्कुल। अगर मैं पी बी इसको मैं वाई मान लेता हूं, तो ये बी से लेकर के क्यू, ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। सेम यहाँ पर आर सी को मैं जेड मान लेता हूं, तो ए और सी क्यू ये भी जेड हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। अब अगर देखा जाए एक्स प्लस वाई कितना दिया गया है, ए बी एक्चुअल में है क्या, ए से लेकर के बी तक ए पी प्लस पी बी है, यही है। ए बी को और अलग अलग करूंगा तो ए पी प्लस पी बी है, और ए पी बराबर क्या है, तो एक्स है, पी बी बराबर क्या है, वाई है, मतलब कि ए बी बराबर क्या आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया। उसी प्रकार से अगर मैं सी ए की बात करूं या ए सी देखूं, तो ये क्या है, ए आर प्लस आर सी, ए आर प्लस आर सी, ये कितना है, तो एक्स प्लस जेड। अच्छा, ए बी कितना दिया हुआ था, 5, तो x प्लस वाई बराबर 5 बोल सकता हूँ। x प्लस जेड ये कितना है, 6 है। ए सी बराबर 6 है, ए से लेकर सी कितना है, 6 है, ठीक है। अब अगला यहाँ देखेंगे बी सी, इसको मैं क्या करता हूँ, ये किससे मिलके बना है, तो बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू मतलब वाई, क्यू सी मतलब जेड, और ये बी सी का मतलब कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, वाई प्लस जेड। ये देखिए 3 इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इन तीनों को आपस में ऐड कर दो, 5 और 6 11 और 7 18, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस
प्लस वाई प्लस जेड सब आपस में ऐड होने के पश्चात y प्लस जेड क्या हो जाएगा, x और x 2x, y और y 2y और z और z 2z। मतलब ये हो गया 18 और 2 कॉमन निकलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड की अगर अलग वैल्यू निकालेंगे 18/2 हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो गया। हमें निकालना था क्या, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, केंद्र ए वाले वृत्त की त्रिज्या। तो केंद्र ए वाला वृत्त कौन सा है, ये वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है, x है। क्या है, x है। x की वैल्यू निकालना है तो y प्लस जेड को माइनस कर दो। y प्लस जेड की वैल्यू हमको पता है क्या, हाँ इक्वेशन 3 में कितना 7 है, तो x प्लस 7 बराबर 9। तो x बराबर आ गया 9 माइनस 7 मतलब कि 2। ठीक है, और ये ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्या है, और हाँ, किसी कमीज तथा, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पेपर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा है। किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। 1:2 के अनुपात में है तो मान लो कि जो कमीज है, पहला क्या है कमीज और ये पैंट, तो मान लो कमीज जो है वो 100 रुपये की है और पैंट जो है वो 200 रुपये का है। वैसे इतना सस्ता होता नहीं लेकिन हमने माने हैं, ठीक है ना। मान लो ये 1985-80 का टाइम का रेट है, तो 100 रुपये 200 रुपये का पैंट ये है, मान लिया हमने 1:2 में था, मतलब पैंट का जो मूल्य है कमीज के मूल्य से दुगना है, ये मान लिए वैल्यू। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। 40% की छूट देना, 40% की छूट देना, इसका मतलब क्या कर देना, 100 का 40% उसने डिस्काउंट कर दिया, मतलब 40 रुपये माइनस कर दिया, कम कर दिया। तो 100 रुपये की चीज़ अब कितने में पड़ेगी, 60 रुपये में पड़ेगी। उसको कितना रुपये पे करना पड़ेगा, 60 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर ले तो 30% की छूट देता है। हमको पैंट की छूट निकालना है, दोनों का निकालना है, मतलब कि 100 और दोनों को देखूंगा तो 300 रुपये, दोनों को साथ में लेगा 300 रुपये। तो कमीज पर 40 कितनी थी, 40% की छूट थी, तो 100 रुपये की चीज़ उसको 60 रुपये में पड़ गई। कमीज उसने 60 रुपये दिया कमीज के। अगर वो कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर लेता तो 30% की छूट, इसका मतलब इस पर 30% और कम कर देगा। 300 रुपये का जो कमीज और पैंट दोनों का सम्मिलित मूल्य है उसका रेट 30% कम कर देगा। तो 30% कितना हो जाएगा, तो 30% ये हो जाएगा आपका 90 रुपये, मतलब 90 रुपये कम कर देगा। तो 300 में से 90 रुपये कम कर दिया तो कितना रुपये पड़ा, 210 रुपये पड़ा। इसका मतलब जब उसने कमीज लिया 60 रुपये की, दोनों मिलकर लिया 210 रुपये का, तो कितना पड़ा आपको, पैंट कितने रुपए का पड़ा, पैंट कितने रुपए का पड़ा, 210 में से 60 को माइनस कर दो, कितना, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा 150 रुपये का पड़ा। पैंट कितने का पड़ा, 150 रुपये का पड़ा। हमको पैंट कितने रुपए मिला ये पूछा है क्या, नहीं। पैंट पर दी गई छूट, पैंट एक्चुअल में कितने रुपए का था, 200 रुपये का था। पैंट एक्चुअल में कितने रुपए का था, 200 रुपये का था। हमको डिस्काउंट करने के बाद पैंट कितने रुपए में मिला, 150 रुपये में मिला। कितने रुपए कम किया गया है, 50 रुपये कम किया गया है, 50 रुपये कम किया गया है। प्रतिशत निकालेंगे तो जो प्रीवियस वैल्यू थी, मैं बार बार बोलता हूँ प्रीवियस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट, जो पहले जो थी वैल्यू क्या था पहले, 200 रुपये में, तो 200 रुपये के आधार पर ही तो उसको मिलेगा ना डिस्काउंट। ये लो 50 चौके 4 25, 25% का डिस्काउंट उसको मिला है पैंट में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, ये डायग्राम वाला है, यहाँ से यहाँ तक ए बी, फिर ये इस प्रकार से ऐसा ऐसा आगे गया है, ठीक है ना। ये ए और बी क्या है, पैरेलल है, मतलब ए और बी पैरेलल। चलो ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये है सी, ये है डी और ये है ओ। हमें बताना है बी ओ सी, और दिया है ए बी ओ। ए बी ओ कितना दिया है हमको, ए बी ओ दिया है 100, ठीक है, और ओ सी डी दिया है 115। ओ सी डी मतलब ये दिया है 115, ठीक है। ये आपको मैंने बताया है कि एकांतर कोण ये सब कैसे दो पैरेलल लाइन पर काम करता है, दो समांतर रेखा। तो ये देखो ए बी और सी डी पैरेलल है, तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है।
तो देखो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपको ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 115, बराबर हो जाएगा एकांतर कोण, ठीक है ना। अब देखो ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, तो ये अगर 115 है तो ये कितना हो जाएगा, अगर इनका योग 115 और इसको मैं बोल देता हूँ जी, तो BGO ये वाला कोण अगर मैं निकालना चाहता हूँ, एंगल BGO प्लस ये वाला कोण BGC, एंगल BGC कौन सा, ये यहाँ वाला, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, सरल रेखा है ये, सरल रेखा। तो इसका मतलब BGO ये अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो 180 माइनस BGC करना पड़ेगा, जो कि कितना है 180 माइनस 115, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में 5 गया 5 और 17 में 11 गया आपका, ये हो जाएगा 165, ठीक है ना, 165 और 15 80, ठीक है। तो 165 है ये वाला, 165 नहीं, कहाँ 165, सिर्फ और सिर्फ 65 है आपका ये वाला। यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट लगा दो, ये देखो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करो ना 80। अब इसको कहाँ बार बार मैं लिखते बता रहूँगा कि ये वाला कोण 100, फिर इसको BOG दोनों को ऐड किया 180 आया, ये 100 है, ये टोटल 180 होगा, तो ये वाला बच कितने का निकलेगा, ये 80 का ही निकलेगा। हमको ये निकालना है। अब ये देखो आपको एक त्रिभुज बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, त्रिभुज बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो 80 प्लस 65 मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण BOG, एंगल BOG बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। हमको निकालना है क्या, BOG ही निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा 8 से 14 140, 145, तो 180 माइनस 145 कर दो, ये हो जाएगा आपका 30 और 5 35 डिग्री, आंसर C। वैसे ये जो मैंने लिखा हूँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना, डायरेक्ट इसमें ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इतना भी बिना लिखे काम हो सकता था, लेकिन मुझे बता रहा था, एक्सप्लेन करना था, करके मैंने बताया। मैं डायरेक्ट देखता 115 मतलब ये वाला 65, ये 100 तो 80 65 145, 180 में से माइनस कर दो कितना 35, आंसर ऐसे निकालना चाहिए था, बिना पेन पेपर का यूज़ किए, सीधे देख करके निकालना चाहिए इसको, ठीक है ना। चलिए आगे, एक हलवाई अपने सामान्य को क्रय मूल्य पर भी बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बेईमान दुकानदार वाला टॉपिक मैंने डिस्काउंट वाले चैप्टर में पढ़ाया था और बोला भी था कि ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। मैंने आपको यहाँ एक चीज़ उस क्लास में बताया था कि W मतलब वेट इज़ प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलना चाहिए, व्युत्क्रमानुपाती प्राइस के होता है, मतलब ये आपका वजन इस बेईमान दुकानदार वाले उसमें 1/मूल्य मूल्य। और ये आता कैसे है, ये ऐसे रिलेशन बना कैसे, इसका मैंने पूरा डिटेल्ड बताया है उसमें, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, तो कैसे करेंगे देखिए। जो वेट है पहले 1 किलोग्राम था, 1 किलोग्राम की जगह उसने 900 ग्राम दिया, तो इसको सेम यूनिट में कर दो, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम के बदले उसने 900 ग्राम ही दिया। ये आपका रेशियो निकाल लो 10:9, ठीक है। वेट 10 को 10 के जगह क्या कर दिया उसने, 9 ग्राम ही दिया मुझे, 10 रेशियो की जगह 9 रेशियो ही दिया, तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा 9 से 10, मतलब कि जस्ट उसका उल्टा। अच्छा, कितने का फ़ायदा हुआ उसे, 1 का फ़ायदा हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, प्रीवियस वैल्यू 9 के रिस्पेक्ट में, परसेंट निकाल दो कितने का फ़ायदा हुआ, 1/9, मतलब कि ये क्या है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाती है 11 सही, 1/9 ऑप्शन क्या है, ऑप्शन A करेक्ट आंसर हो गया सॉल्यूशन। अब जब आप इसके पीछे जाएंगे कि कैसे आता है, तो आपको उसमें डिटेल में पता चल जाएगा कि ये रिलेशन बनता कैसे है, ठीक है। जैसे मूल्य और आपका खपत बराबर खर्च बनाता है, उससे कनेक्ट करके मैंने आपको ये वाला टॉपिक बताया था, उसमें आपको ऐप में मिल भी जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या है, ऑप्शन A 11 सही, 1/9%। नेक्स्ट, यदि किसी, देखो 142 क्वेश्चन आपको एक किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः ABC है, यदि A² + B² + C² बराबर AB + BC + AC हो तो निम्न में से कौन सा है, इसका आंसर है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये जो रिलेशन आपको मिलता है, कभी भी आपको किसी त्रिभुज में इस प्रकार का रिलेशन मिल गया कि A² + B² + C² बराबर AB BC CA, तो याद रखिएगा ये सिंपल सा इसको थ्योरी टाइप का है, समबाहु त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा बस, ठीक है। चलो आगे,
अच्छा क्यों होगा? अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है मैं आपके मन में कि ए बी है, ये बी सी है, ये सी ए है, तो देखिए दो भुजाओं का आपस में मल्टीप्लिकेशन करके क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। तभी पॉसिबल है जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। यहाँ पर दो भुजाएं आपस में बराबर होगी तभी तो जाकर के स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर दो भुजाएं आपस में बराबर होगी तभी जाकर के स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो ये ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है? तो ये होता है समबाहु त्रिभुज। ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है 6 के प्रथम 13 गुणजों का योग क्या है? दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला तरीका नंबर 1 और दूसरा तरीका। देखिए गुणज वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाता है, क्या होता है? x इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये पहला तरीका। 6 के 13 गुणज, इसका मतलब x बराबर 6, n बराबर 13 और ये 13 और 1 14, n प्लस 1 है 14 हो गया, ये 2। बस सॉल्व कर दो। 2 तिया 6, ठीक है ना, 14 तिया 42 और 42 गुणित 13 आप सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल आई 2, 13 चौके 52 2 54, 546 आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब दूसरा मेथड देखो, मान लो ये वाला फॉर्मूला हम भूल गए, दिमाग में याद नहीं आया, मतलब ऐसा कुछ है, तो एक और तरीका है। कैसे देखते हैं? 13 के प्रथम 13 गुणज क्या होगा? 13 का पहला गुणज क्या होगा? 6 होगा। 6 एकम 6, 13 का पहला गुणज 6 गुणित 1 बराबर क्या आया? 6 आया। 6 का 13वां गुणज क्या होगा? 13 छक्के 78 होगा, 78 होगा। मतलब प्रथम संख्या 6 है, अंतिम संख्या 78 है। इसका हमें क्या करना है? 13 गुणजों का योग बताना है। क्या होता है देखिए, इसमें मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला है? पदों की संख्या प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाय 2। ये है पदों की संख्या प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाय 2। क्लियर है? अच्छा, ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं? जब पदों में समान अंतर होता है। ठीक है, पदों में समान अंतर होता है तो यहाँ पर 6 के बाद अगला पद 12 होगा, उसके बाद अगला पद 18 होगा, तो दोनों के बीच समान अंतर ही है। बिल्कुल इसको हम लगा सकते हैं। तो पदों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 13 गुणज है ना, 13 है पदों की संख्या। प्रथम पद क्या है? 6 है। अंतिम पद क्या है? 78 है, डिवाइड बाय 2। तो 13, 78 और 6 84 डिवाइड बाय 2। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 गुणित 13, 42 गुणित 13 हम निकाले थे ना, 546। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, क्या ऑप्शन नंबर क्या है? बी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 546 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों मेथड में जो आपको सही लगे आप बिल्कुल उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिएगा, फिर मेथड कोई भी हो, चाहे पहला हो दूसरा हो, आप उसको बिल्कुल अच्छे समझेंगे। आगे क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 23 है एवं गुणनफल 120 है, संख्याओं का निरपेक्ष 76। बेसिक से ही करते हैं, सिंपल सा। x प्लस वाई बराबर क्या दिया है? 23 दिया है, और गुणनफल एक्स वाई मतलब कि x इंटू वाई बराबर 120 हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं y या फिर x बराबर 120 बटे अगर y कर दूँ, ठीक है, या फिर इक्वेशन 1 से y का मान निकाल लेता हूँ, 23 माइनस एक्स कर दूँ। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर दो, तो x इंटू वाई की जगह 23 माइनस एक्स कर दो, बराबर क्या जाएगा? 120 आ जाएगा। तो 23x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 120। इसको इधर ले जा लो, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 बराबर 0। क्वाड्रेटिक बन गया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 120 को 2 भागों में काटना है मुझे, तो 15 8 120, 15 8 23। इसका मतलब माइनस 15x माइनस 8x प्लस 120 बराबर 0। तो ये हो जाएगा कॉमन, यहाँ से x माइनस 15 और यहाँ से 8 कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस 15 बराबर 0। तो x माइनस 15 और x माइनस 8 बराबर 0। तो एक तो आपको x बराबर 15 मिल जाएगा और एक आपको x बराबर 8 मिल जाएगा। तो 15 8 कर दूंगा तो 120 मिलेगा, और 15 8 को जोड़ूंगा तो 23 मिलेगा। मतलब बिल्कुल ठीक है। तो इनका निरपेक्ष अंतर, मुझे अंतर लेना है, तो 15 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा? 15 और 8 का अंतर कितना जाएगा? 7। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 7 करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, चलिए आगे।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि यदि n को 3 से विभाजित करने पर शेषफल, n को 3 से विभाजित करूंगा शेषफल 1 मिलेगा। तो n स्क्वायर को 3 से विभाजित करना है, n स्क्वायर को 3 से विभाजित करना है। क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपको बताया है नंबर सिस्टम में। कभी भी ऐसा आ जाता है तो जो शेषफल दिया हुआ है उसी का स्क्वायर ले लो। तो 1 का स्क्वायर क्या है, 1 ही आएगा, तो यही एक आपका आंसर है। ठीक है, अगर मान लो 2 आता यहाँ पे तो मैं 2 का स्क्वायर लेता, तो उस केस में 4 आंसर आता। फिलहाल क्या है, n को 3 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। 1 क्या है, शेषफल है। n को 3 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है, तो n स्क्वायर को 3 से विभाजित करने पर क्या आएगा, तो जो शेषफल आया था उसी का स्क्वायर ले लेना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है सारे के सारे। व्यापम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, उन प्रश्नों को ध्यान में रख करके मैं क्लासेस बनाता हूं। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप क्लासेस को देखिए। और टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन भी ऐसे ही छाटे जाते हैं जो व्यापम के लेवल के हो, चाहे वो आपका जीएस हो या हिंदी हो या आपका कोई भी सेक्शन हो टेस्ट सीरीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जो वर्ग है, पूर्ण वर्ग है तथा 6, 7 और 8 प्रत्येक से विभाजित होता है। देखो, कोई संख्या 6 से भी विभाजित है, 7 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाजित है, तो क्या करूंगा मैं इसका हमेशा एलसीएम लूंगा। 6, 7 और 8 तीनों से विभाजित है तो मुझे कोई एक नंबर चाहिए, तो एक नंबर कहाँ से मिलेगा मुझे, एलसीएम ले लो। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 एकम 3, या फिर यहाँ तो अब सभी के सभी ऐसा नहीं कि एक दूसरे के पहाड़े में आते हो, तो सीधे सीधे एलसीएम निकल जाएगा। 4 तिया 12 दूनी 24 सत्ते 168, तो एलसीएम कितना आ गया, 168 आ गया। ठीक है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग है। अब देखो, अगर 168 को देखूं मैं, इस 168 को वापस क्या करो आप, इस प्रकार से जाओ, थोड़ा सा प्रोसेस वही रहेगा मिलता जुलता। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 21, 3 7 और ये 7 एकम। पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या करना पड़ता है, ये पेयर बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, ये 2 का वर्ग हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पर मुझे 1 और 2 होना चाहिए था कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए था, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, यहाँ 1 3 है, लेकिन 1 3 और होना चाहिए गुणा, तभी तो जाके पूर्ण वर्ग बनते जा रही है संख्या। ये 7 है, लेकिन मुझे यहाँ 1 और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पेयर बनाने के लिए, क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये 2 का वर्ग बन चुका है, यहाँ भी वर्ग होना जरूरी है, यहाँ भी वर्ग होना जरूरी है, यहाँ भी वर्ग होना जरूरी है। तो मुझे 2 3 7 का यहाँ पर 1 और बार मल्टीप्लाई करना पड़ा है। हमसे यही पूछा गया है कि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग है तथा इससे विभाजित है। तो मैं जो कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, फिर वापस मैं कनेक्ट कर दूंगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अब 168 से विभाजित कोई संख्या ऐसी कौन सी निकलेगी, देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 3 तिया 9 और 7 सत्ते 49, 4 चौके 16, 16 निया क्या हो जाएगा 144, तो 144 गुणित 49। इसका मतलब 4 ने 36 का 6 से लाई 3 और 14 निया क्या हो जाएगा आपका ये 126, 3 129। ठीक है, और ये हो जाएगा 144, 4 चौके 16 की 6 से लाई 1, 4 14 चौके 56 57, मतलब कि 6 9 से 15 5 से लाई 1, 7 2 10 का 0 से लाई 1 और 5 2 7, 70 56 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो मैंने ये क्या किया है, यहाँ पर ये सामने जो अभी ये जो चला है ये क्या चला है, देखिए हमको बोला गया था क्वेश्चन में न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग होना चाहिए और 6 7 और 8 से भी कटना चाहिए, सिर्फ पूर्ण वर्ग नहीं, ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या जो सबसे छोटी हो और 6 7 8 से कट जाए। तो 6 से भी कटे, 7 से भी कटे, 8 से भी कटे, इसका मतलब सीधे सीधे बोलूं कि इनके एलसीएम से कटे। 168 से कटना चाहिए संख्या। 168 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मुझे इस प्रकार से मिलता है। तो मैं जानता हूं कि यहां पर अगर दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या करना पड़ता है, हर संख्या का वर्ग निकालो या पेयर बना दो। तो पेयर बनाने के लिए मुझे 2 3 और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। इस प्रकार जो संख्या बन गई है यह एक पूर्ण वर्ग है, और यह जो पूर्ण वर्ग संख्या आई है वो क्या है, 7056 है। क्या यह संख्या 7056 168 से डिविजिबल है कि नहीं, तो बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। जब इसमें अगर मैं 2 3 और 7 को हटा दूं तो बाकी की बची संख्या 168 ही तो है। मैंने 2 3 और 7 को अलग से मल्टीप्लाई किया है, तो एक्चुअल में ये संख्या है क्या, 7056 एक्चुअल में है क्या, 168 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, यही तो है।
7056 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये संख्या 168 से डिविजिबल है कि नहीं, तो बिल्कुल पूरी तरीके से डिविजिबल है, आराम से कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 7056। ये हुआ इसका सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन बचा है क्या? नहीं, कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं। ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। पेपर का लेवल अच्छा था, मतलब ऐसा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल। उसको मैं टफ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, हाँ मॉडरेट बोल सकता हूँ। तो आज का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अच्छा एक बात और, जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेस नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज परचेस कीजिए। ये जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये व्यापम के लेवल के क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। लगातार प्रैक्टिस चलती रहेगी तो पेपर में आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैं बहुत दिन बाद कोई पेपर दे रहा हूँ, या फिर टाइम मैनेजमेंट इशू होता है कई लोग को, पेपर में बनने वाला क्वेश्चन भी छूट जाता है, किसको अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है, कितना टाइम कितने क्वेश्चन में इन्वेस्ट करना है, इसमें गलती कर देते हैं। तो बिल्कुल अगर आपको अपने आप को पेपर के लिए तैयार करना है तो टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कीजिए। 25% का ऑफ चल रहा है अभी क्रिसमस तक। हमारे संपूर्ण कोर्सेज पर आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।